हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग एक नए चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स का है और ये अगेन एक नया चैप्टर है जो आपके न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इस चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मैं इसका जो फर्स्ट लेक्चर का लिंक है चैप्टर का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना। अगर आपको डिटेल में कोई टॉपिक कवर करना है या फिर अगर कोई क्वेश्चन वगैरह की डिस्कशन आपको देखनी है तो आप लेक्चर्स को जरूर रेफर करना। इस रिवीजन वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की क्विक रिवीजन करेंगे। जो भी सारी बातें हम पढ़ चुके हैं उसका रिकैप करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्चुअल रिवीजन ही जरूरी होता है एग्जाम से, स्पेशली जब हम इतने करीब आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पहली बात, जब पूरा हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब होता है क्लोजर ऑफ फर्म्स बिजनेस। यानी जो फर्म बिजनेस में घुसी हुई है वो जब बिजनेस को ही बंद कर देती है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की वजह से जो पार्टनर्स के बीच में रिश्ता होता है, यानी पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो खत्म हो जाता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं, जब भी हम बिजनेस बंद करने की बात करते हैं, तो होता क्या है, हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये हो गया कि हमारी किताबों में जो भी बैलेंसेस खड़े हुए हैं, यानी ये मोस्टली बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस होंगे वो खड़े होंगे, उनको हमें क्लोज करना होता है। और ये क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब क्लोज करने के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बुक्स को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो भी एसेट्स पड़ी हैं और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स जो पड़ी होती है उनको रियलाइज करना शुरू कर देते हैं। रियलाइज का मतलब बेचना, राइट। और सिमिलरली जो लाइबिलिटीज होती है उनको पे करना, सेटल करना हम लोग शुरू कर देते हैं। ये एक मोटा मोटा प्रोसेस होता है पूरी डिसोल्यूशन में। बुक्स क्लोज करना, बुक्स क्लोज करते हैं थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एसेट्स रियलाइज करते हैं, लाइबिलिटीज को पे करते हैं, राइट। अच्छा, बिफोर हम इस चैप्टर की बारीकी में घुसते हैं या घुसें, एक बात ध्यान रखनी है हमको कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है दैट इज नॉट इक्वल टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों अलग अलग टर्म्स है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो जैसे कि हमने बोला क्लोजर ऑफ बिजनेस, जहां बिजनेस क्लोज हो जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, यानी जिसको आप प्यार से रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, उसी को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, वहीं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिलेशनशिप चेंजेस। ठीक है, रिलेशनशिप खत्म नहीं होती, चेंज हो जाती है। तो आपको इसके दोनों भी टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस है वो जरूर रेफर करना है। आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 10.204 पे आपको डिफरेंसेस एक बार जरूर देख के जाने चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट 4 और 5 एटलीस्ट डिफरेंसेस, ताकि अगर एग्जाम में आपका 4 to 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आए, जो कि आ सकता है बड़े आराम से, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरह का थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, तो उस केस में फिर आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर हो गया? यस। अब अगला टॉपिक होता है सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब कब होती है, इसका दूसरा नाम होता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कब होती है, कैसे होती है, राइट। तो यहां पे कुछ अलग अलग तरीके हैं या अलग अलग सिचुएशंस है, अलग अलग सिनेरियोज हैं जहां पे हमारे फर्म की डिसोल्यूशन हो जाती है। पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, जहां पार्टनर्स ने आपस में ही एग्री कर दिया कि हमें अपनी फर्म को बंद कर देना चाहिए। दूसरा है ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म फॉर विच पार्टनरशिप वाज फॉर्म। तो अगर हमारे लिमिटेड किसी टर्म के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप बनी थी, या फॉर दैट मैटर आगे हम ये भी बोलेंगे कि भाई पर्पस किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमारी पार्टनरशिप बनी थी, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में अगर जब जो हमारा एग्रीड टर्म है वो खत्म हो जाता है तो वो भी हम अपना बिजनेस पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये टर्म की जो मेंशन होता है ये हमारी पार्टनरशिप डीड में होता है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि कितने टर्म के लिए हमारी पार्टनरशिप बनी। इसी प्रकार से जो तीसरा पॉइंट है जो मैं आपको वैसे ही कह रहा था, कंप्लीशन ऑफ वेंचर फॉर विच पार्टनरशिप वाज एंटर्ड इनटू। मतलब जिस काम के लिए पार्टनरशिप हमने बनाई थी, हमने बोला था हम पॉइंट ए से पॉइंट बी या सिटी ए से सिटी बी के बीच में हम लोग फ्लाईओवर बनाएंगे, ये हमारा काम है। तो जैसे हमारे फ्लाईओवर बन जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो अब हमारा पार्टनरशिप खत्म हो गया। ठीक है, हमारा काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, तो या तो टर्म की एक्सपायरी हो गई जिसके लिए हमने बनाई थी पार्टनरशिप, या फिर जो वेंचर है
वो खत्म हो गया जिसके लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी, दोनों भी केसेस में डिसोल्यूशन हो जाता है। अच्छा, अगर डीड में लिखा हो तो डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ पे या किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंट होने पे भी डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर हमने ये डीड में लिखा हुआ हो कि यार हम में से अगर कोई भी पार्टनर मर गया या हम में से कोई भी पार्टनर का दिवाला निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम अपनी फर्म को बंद कर देंगे, ऐसा डीड में लिखा होता है, तो उस केस में डेथ या इंसॉल्वेंसी पे भी डिसोल्यूशन हो जाता है। फिर है दो टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब दो डिसोल्यूशन केसेस है बेसिकली जहां पे कंपलसरीली डिसोल्यूशन करना पड़ता है। पहला है ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। और दूसरा है बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स अनलॉफुल, हम जो बिजनेस कर रहे थे वही अब अनलॉफुल हो गया, जिस भी कारण से हो गया बट अनलॉफुल हो गया। तो दोनों भी केसेस में फिर कंपलसरीली डिसोल्यूशन करना पड़ता है। अच्छा, एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप होती है, आई बिलीव आपने लॉ में पढ़ा होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल के केस में कोई पार्टनर नोटिस देके भी डिसोल्यूशन के लिए बोल सकता है, राइट। तो डिसोल्यूशन हो सकता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। दूसरा है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट ऑर्डर देके डिसोल्यूशन कराता है। तो कुछ कुछ ये सिनेरियोज हैं, कुछ कुछ केसेस है जहां पे कोर्ट इंटरफियर करता है, बेसिकली कोर्ट ऑर्डर देके डिसोल्यूशन कराता है। मैं आपको बता देता हूं ये सब कुछ आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, राइट। ऐसे नहीं कि मैं अपने आप से पढ़ा रहा हूं या कोई थियोरेटिकल बात है, ये सब लीगल बात है, आप ऐसा समझ लो लॉ की बात है। तो ये क्या क्या सिचुएशंस है जहां बेसिकली आपके एक्ट ने बोला हुआ है कि कोर्ट इंटरफियर करके डिसोल्यूशन करा सकता है। पहला है अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी पार्टनर की कुछ मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर देके डिसोल्यूशन करा सकता है। सिमिलरली पार्टनर सफर्स फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटी, कुछ पार्टनर के साथ अनहोनी हो गई, कोई पार्टनर के साथ, सारे नहीं, कोई एक पार्टनर के साथ सपोज कोई अनहोनी हो गई जिसकी वजह से अब वो काम नहीं हो सकता। सपोज वो पैरालिसिस हो गया, किसी पार्टनर को पैरालिसिस हो गया, कोई पैरालिटिकल अटैक हो गया, तो उस केस में भी कोर्ट कह सकता है ऑर्डर देके डिसोल्यूशन कराने के लिए। फिर नहीं तो अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई पार्टनर ने कुछ गलत काम कर रखा है, कुछ आप कह सकते हो फ्रॉड वगैरह कर दिया, कुछ स्कैम कर दिया, कुछ भी गलत काम कर दिया, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दी, तो या फिर किसी के साथ मार पिटाई कर दी, कुछ भी हो गया, मतलब वास्ट बहुत सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे। तो इस केस में भी कोर्ट ऑर्डर देके डिसोल्यूशन करा सकता है। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर बार बार डील की कोई प्रोविजन का उल्लंघन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो यहां पे भी कोर्ट फिर गुस्सा होकर, नाराज होकर डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। फिर पार्टनर ट्रांसफर्स हिज इंटरेस्ट या शेयर टू अ थर्ड पार्टी, कोई पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ही किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में डिसोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये नहीं लिखा कि हाँ होगा ही होगा, ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे तो यहीं फंस जाते हैं। ये कोई कंपलसरीली होगा डिसोल्यूशन, ये नहीं बोला जा रहा कि कोर्ट कराएगा ही कराएगा यहाँ पे डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन के लिए तो मैंने आपको दो तरह के केसेस बताए थे, राइट, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ चाहे तो कोर्ट करा सकता है, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिया है कानून ने, राइट। ओके, छठा है बिजनेस कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, ये क्लियर हो गया कि भाई हमारा बिजनेस अब लॉस में होगा, हमेशा लॉस ही होता रहेगा, तो भी फिर डिसोल्यूशन हो सकता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और लास्ट है इट अपीयर्स टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब ये, इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले पॉइंट में तो खुली छूट दे दी एक प्रकार से, ऐसा समझ लो कोर्ट को, कि कोर्ट को जैसा कि मैंने कहा अपनी डिस्क्रिप्शन लगा के लगता है कि किसी भी कारणवश, अब वो जो भी कारण हो, डिसोल्यूशन हो जानी चाहिए, फॉर्म बंद हो जानी चाहिए, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन लगा के भी डिसोल्यूशन करा सकता है। मतलब यहां पे कह सकते हो खुली छूटी मिल गई कोर्ट को, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, एक सेक्शन है ऑफ सेक्शन नंबर 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। आपको इस सेक्शन नंबर याद रखने की कोशिश करनी है, मैंने शायद ये अपने डिटेल लेक्चर में भी बात बोली जरूर होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस सेक्शन को थोड़ा सा याद रखना। जनरली तो अकाउंट्स में हम बोलते हैं कि सेक्शन नंबर आपको अगर लॉ पढ़े तो याद रखने की ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो आप स्पेसिफिकली लॉ सब्जेक्ट पढ़ते हो, वहां पे सेक्शन नंबर याद रखना होता है। अकाउंट्स में एज सच नहीं होती, बट एक हाथ दो जगह इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा रहता है कि हम सेक्शन याद रखें। जैसे मैं कंपनीज अकाउंट में एक सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बच्चों को बोलता हूं कि याद रखना, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है वो बता रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं सेक्शन नंबर 48 आपको एडवाइस दूंगा कि सेक्शन को आप याद रखना, ठीक है।
ये बेसिकली जो सेक्शन है वो डील करता है विद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जब हम डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो तीन बातें बोल रखी, ज्यादा नहीं बोल रखी बात। पहली बोल रही है कि अगर कोई लॉस है, कोई डेफिशिएंसी हो गई, कैपिटल की डेफिशिएंसी या कुछ भी हो गई, तो इस प्रकार से डिसोल्यूशन पे, ठीक है, सारी बातें हो रही है डिसोल्यूशन पे, तो उसको किस ऑर्डर में मीट किया जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए। तो कानून ने सेक्शन 48 ने बोल रखा है कि भाई इस प्रकार की कोई डेफिशिएंसी या लॉस कुछ है तो वो पहले प्रॉफिट्स में से, अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट्स वगैरह पड़े हैं तो उसमें से एडजस्ट करो, या फिर अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो दूसरे नंबर पे कैपिटल में से करो, और लास्ट है और उन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर उस केस में पार्टनर्स लॉस को मीट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये बात आपकी लिंक हो जाती है इस बात से कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो पार्टनर्स पर्सनली लाइबल भी हो जाते हैं फर्म की कोई भी लाइबिलिटी के लिए, नुकसान के लिए, कोई भी डेफिशिएंसी के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा जो जरूरी सेक्शन है या जरूरी पॉइंट है इसमें, वो दूसरा एरो में, यहाँ पे जो दूसरा एरो लिखा हुआ है इस पर मैं सितारा लगाता हूं, ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, कि जो एसेट्स रियलाइज हो गए या फिर कोई भी पैसा लेके आए पार्टनर्स, है ना, इंक्लूडिंग एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, जैसे कि ऊपर हमने बोला था कि कोई कमी वगैरह होती है तो हो सकता है पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना पड़े, तो एसेट्स वगैरह आए या फिर कुछ एडिशनल पैसा वैसा पार्टनर्स लेके आया, अब इसका बंटवारा कैसे होगा, समझ आ रही। तो इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है सेक्शन नंबर 48 में। तो पहली प्रेफरेंस, पहले नंबर पे आपको क्या करना है, अपने डेट्स पे करने हैं टू थर्ड पार्टीज, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज जिसको हम कहते हैं उनको सेटल करना है। ठीक है, अब इसमें एक जो बात ध्यान रखनी होती है हमको, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में है, टेस्ट किया जाता है ये बात आपसे, आपके साथ, कि पार्टनर का कोई स्पाउस का लोन है ना, पार्टनर का हस्बैंड या पार्टनर की वाइफ जो भी है, मतलब स्पाउस का अगर लोन दिया गया तो ये भी आउटसाइड लाइबिलिटीज या डेट टू थर्ड पार्टीज में आ जाता है। फॉर दैट मैटर पार्टनर की कोई भी रिश्तेदार का लोन हो गया, भाई का लोन, बहन का लोन, जिसका भी लोन, ये सब डेट ऑफ थर्ड पार्टीज के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर में किसको पे करना होता है, डेट ऑफ थर्ड पार्टीज। दूसरे नंबर में पार्टनर के लोन का नंबर आता है तो उसके दूसरे नंबर पे हमें पार्टनर का लोन पे करना होता है। फिर तीसरे नंबर पे जब ये दोनों भी चीजें हो जाती है फिर पार्टनर्स का नंबर आता है, जो उनका कैपिटल है उसके अगेंस्ट उनको उनका कैपिटल रिपे किया जाता है। ये तीनों चीजें पे करने के बाद भी अगर पैसा बच गया, आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी है कि आपके पास फिर भी पैसा बच गया, फिर वो एक प्रकार से आप समझ लो फायदा है। तो और वो फायदा जो है, जो बैलेंस बच गया, वो हम डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। राइट, ये क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है। इनफैक्ट जो हम वो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, उसके जो क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप मैक्सिमम लॉस मेथड लगाते हो या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड लगाते हो, वहां पे भी इसका एप्लीकेशन होता है इस वाले पॉइंट का, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑफ कोर्स यहां से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी इजीली बन सकते हैं। अब मेन है अकाउंटिंग। भाई अल्टीमेटली क्या करना है हमको, अकाउंटिंग ही तो करनी है। तो नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है भाई, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें हमें सीखनी है इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज जो हमारी आ रही होती है उनको हम अलग ही अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इनको क्लोज कर देते हैं बेसिकली बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, इसका मतलब सारे ही एसेट्स या सारी ही लाइबिलिटीज आंख बनकर रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, कुछ इसके एक्सेप्शन है। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे, तो उसका ये छोटा सा एक मतलब फॉर्मेट है, मतलब लगेगा नहीं छोटा सा बट एक्चुअली में छोटा सा ही होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो डेबिट साइड में हम सबसे पहले सारे अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, उसकी बुक वैल्यू पे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो आ रही है उसको सारे एसेट्स को क्लोज करना है, तो उन एसेट्स को हम यहाँ पे डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं इंडिविजुअली उनके बुक वैल्यू पे। अब मैंने बोला था सारे एसेट्स नहीं ट्रांसफर होने, कुछ एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है। क्या एक्सेप्शंस है, कैश है बैंक नहीं ट्रांसफर होता, पीएनएल का अगर कोई डेबिट बैलेंस है या कोई फिक्टिशियस एसेट है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सारी चीजें ट्रांसफर नहीं होगी। पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो एसेट साइड पे आ रहा होगा, वो नहीं करना। और लोन टू पार्टनर अगर है, अगेन वो एसेट साइड पे आ रहा होगा, वो नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना है अगर गुडविल आ रही है, अगर गुडविल आ रही है हमारी, तो गुडविल आपको ट्रांसफर करनी है। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे बच्चों, क्रेडिट साइड पे हम लोग लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं बाय लाइबिलिटीज और इंडिविजुअली अगेन एट बुक वैल्यू। तो हमारी लाइबिलिटी साइड में जो लाइबिलिटीज आती है उनको इंडिविजुअली हम लोग बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड पे। अब इसमें भी एक्सेप्शंस है, अगेन एक्सेप्शंस थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। क्या क्या
लाइबिलिटी साइड में से आपको ट्रांसफर नहीं करना रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एक तो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं करना, रिजर्व्स का बैलेंस नहीं करना, पीएनएल का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो नहीं करने, और लोन बाय पार्टनर है अगर मतलब पार्टनर ने लोन जो दिया है वो लाइबिलिटी है फर्म के लिए, वो भी नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीजें अलग से डील होती है जो मैं आगे बताऊंगा, अभी हम आगे रिवाइज कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे, लेकिन ये अलग से डील होती है, इसलिए इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब एक बात का जो ध्यान रखना है हमको वो ये है कि अगर कोई प्रोविजंस हैं जो हमने बना रखे किसी एसेट के ऊपर, कोई प्रोविजन है या फॉर दैट मैटर कोई रिजर्व है जो एसेट के अगेंस्ट बना रखा है, वो भी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है और उसको भी हमें यहाँ ट्रांसफर करना होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक इसमें 12वीं क्लास में होता था, अभी सीए में उतना नहीं पूछते, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता था, अगर आपको याद होगा, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जनरली रिजर्व नहीं होंगे, लेकिन जो रिजर्व बना रखा है किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट, वो ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ आ रही? ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंगली इन सबकी जर्नल एंट्रीज भी होती है, तो मैं जर्नल एंट्रीज अब डिस्कस नहीं करूंगा, डिटेल लेक्चर पे तो क्या मैंने जर्नल एंट्रीज भी कवर कर रखी हैं, बट यहाँ पे मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ हम बेसिकली बस रियलाइजेशन अकाउंट का फटाफट से फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एसेट्स को रीपे करना शुरू करते, मतलब एसेट्स को रियलाइज करना शुरू कर देते हैं और लाइबिलिटीज को रीपे करना शुरू करते हैं। तो एसेट्स को रीपे करने के लिए हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाता है। ठीक है, और लाइबिलिटीज जब रियलाइज सेटल होती हैं तो उसको हम लोग सॉरी मैं उल्टा बोल गया, एसेट्स रियलाइज होता है तो उसको डेबिट साइड पे हम लिख देते, क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट, और लाइबिलिटीज जो रीपे होती है उसको हम डेबिट साइड पे टू कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा एसेट्स चाहे रियलाइज हो रहे हो चाहे लाइबिलिटीज पे हो रही है, यहां पे बात ध्यान रखनी है, जो एसेट्स रिकॉर्डेड है बुक्स में वो रियलाइज हो रहे हो, चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, दोनों भी हमको यहाँ पे दिखाना होता है और इसको लेना होता है मैं एट रियलाइज्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? रियलाइज्ड वैल्यू। सिमिलरली लाइबिलिटीज जब पे हो रही होती हैं तो चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पे हो रही हो चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पे हो रही हो, दोनों भी हमें यहाँ पे टू कैश बैंक में लिखना होता है, और अगेन यहाँ पे हमें जो एक्चुअल अमाउंट पे हो रहा है लाइबिलिटी के अगेंस्ट वो दिखाना होता है। चलिए ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है एसेट्स जो हैं वो कोई पार्टनर टेक ओवर कर देता है, घर ले जाता है, राइट? तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ लिखना होता है क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे भी हमें लेनी होती है एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो लेके गया। तो ये हो गया एसेट टेकन ओवर, अगेन चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, दोनों ही एसेट, दोनों में से कोई भी एसेट अगर वो ले गया तो यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। सिमिलरली कभी कभी लाइबिलिटीज टेक ओवर कर देता है कोई पार्टनर, तो उस केस में हमको यहाँ पे लिखना होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन लाइबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड नेचर की हो, मतलब रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, दोनों भी लाइबिलिटी हमें लेके यहाँ पे जानी होती है, वो भी एट एग्रीड वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी हम रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह पे करते हैं तो वो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइबिलिटी जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन के खर्चे हैं, वो पार्टनर ने पे कर दिए या वो पार्टनर ने बियर कर दिए, तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इतनी चीजें इसमें मोटी मोटी आती हैं, बाकी वही है कहानी जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है। यहां पे अगर बैलेंस बच गया डेबिट साइड पे तो ये होता है प्रॉफिट या गेन ऑन रियलाइजेशन, जो पार्टनर्स के कैपिटल में उनके रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। वहीं अगर लाइबिलिटी वहीं अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच जाता है तो ये होता है लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो कि इन पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, बाकी इनकी ही जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंगली बन जाती है, तो आप जर्नल एंट्रीज थोड़ी बहुत चेक कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाली एंट्रीज सिखा देता हूं जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डाली, उन चीजों की एंट्री, जैसे लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर, ठीक है, ये एक लाइबिलिटी है। क्या है ये? लाइबिलिटी। तो हमने ऊपर बोला था ना कि लोन बाय पार्टनर जो है ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि ये हम डायरेक्टली कैश में सेटल कर देते हैं, मतलब कैश में पे कर देते हैं, तो उसकी एंट्री होती है लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, हाँ अगर ये सेटलमेंट करने में कुछ फायदा या नुकसान हो गया कि मानो पार्टनर का लोन 10,000 रुपए का था, लेकिन हमने 9,000 रुपए ही पे कर दिए फुल सेटलमेंट में, तो यहां 1,000 रुपए का फायदा हो गया, यहां 1,000 रुपए का फायदा हो गया। जनरली यहां पे फायदा ही होगा। ठीक है, जनरली यहां फायदा ही होगा। तो उस फायदे या अगर कोई नुकसान हो रहा है सेटलमेंट पे तो उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे 1,000 रुपए जो है, जो फायदा है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा।
ठीक है, लेकिन लोन का अमाउंट नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार से उल्टा लोन टू पार्टनर, यानी ये एसेट है, ये एसेट है। तो यहां पे हम पता है क्या करते हैं, यहां पे हम लोग जनरली इस लोन को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, जनरली, हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा करते हैं। अब इसके पीछे सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। हमें क्या करना है भाई, अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में सब काम होने के बाद हमें पार्टनर्स के कैपिटल को जो बैलेंस है उसको पे करना होता है। अब इसका कोई तुक नहीं है कि हम पार्टनर से बोले लाओ लोन का पैसा कैश में लाओ और फिर हम बाद में उनके कैपिटल का पैसा कैश में दे। मतलब एक तरफ हम कैश पार्टनर से ले और फिर हम उसको कैश पे भी करें, राइट। तो ये डबल कैश का लेन देन थोड़ा सा स्टूपिड होता है, इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट वे नहीं है वो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कई बार इसको हम लोग मोस्टली कैपिटल अकाउंट से सेटल कर देते हैं। बस समझ में आ रही। लेकिन लोन जो हमें लाइबिलिटी वाला है, जो पार्टनर को हमको देना है, वहां अलग कहानी है। क्योंकि यहां तो कैपिटल का पैसा भी देना है पार्टनर को, लोन का पैसा भी देना है, तो कैपिटल का तो देते हैं और साथ में लोन का भी दे देते हैं। लेकिन ये जो एसेट है लोन, जो हमें रिकवर करना है पार्टनर से, इसकी कहानी अलग होती है। समझ आ गई। अच्छा, इसके अलावा रिजर्व्स एंड पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस जो बेसिकली इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो ये भी हमने बोला था रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, तो इसको हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सिमिलरली जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है या फिक्टिशियस एसेट है कोई, जैसा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इसको राइट ऑफ कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, तो जनरली एडवर्टीजमेंट का ही खर्चा होता है फिक्टिशियस एसेट के नाम पे, तो यही हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंस की मैंने आपको एंट्री बता दी। बाकी जो गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है, इसको हमने बोला था पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो गेन ऑन रियलाइजेशन है, तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहीं अगर लॉस ऑन रियलाइजेशन है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बाकी जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है फिक्स कैपिटल मेथड में, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको उठा के हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। थोड़ा मैं इसको वापस से आपके से इसको एक और बार चर्चा करूंगा आगे जाके, मैंने इसके ऊपर अलग से चर्चा करी थी डिटेल लेक्चर में भी, तो मैं दोबारा से उसकी चर्चा करूंगा। बट हम लोग करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आ रहा है, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वहीं अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यानी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है लास्ट में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और उसका जो बैलेंस होता है उसको कैश या बैंक में ट्रांसफर करना होता है। क्रेडिट बैलेंस बचता है कैपिटल अकाउंट का लास्ट में, तो वो एक पॉजिटिव बैलेंस है, वो सरप्लस है, उसको हमें रीपे करना है, पार्टनर्स को रीपे करना है। बेसिकली कैपिटल है जो रीपे करना है, तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। वहीं अगर डेबिट बैलेंस बचता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैपिटल, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर से मंगवा लेते हैं, पार्टनर्स घर से लेके आते हैं। और ये बात ऊपर कही भी थी, अगर आपको याद हो हमने कि कोई लॉस या डेफिशिएंसी अगर हो तो पार्टनर्स लेके आते हैं, राइट। तो उसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। ठीक है, उसके बाद हम फिर जब हम लास्ट में बिल्कुल कैश या बैंक अकाउंट बना लेते हैं, सब काम खत्म होने के बाद बिल्कुल एंड में हम बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट, और ये अपने आप ही टैली हो जाता है, ये अपने आप क्लोज हो जाता है, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ऑन सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, जैसे बैंक का लोन या क्रेडिटर है, उसको पेमेंट करने की बात नहीं बोली क्वेश्चन है खुद से कि हमने क्रेडिटर को पे कर दिया या लोन को पे कर दिया, तो हम अज्यूम करते हैं हमेशा कि वो पे कर दिया, हमने वो सेटल कर दिया, जितनी की लोन है, जितनी बुक वैल्यू की लोन है उतना ही हमने पे कर दिया। ये हमको डेफिनेटली हमेशा अज्यूम करना है। ध्यान रखना, अगर आप इसके अलग कोई अजम्पशन लोगे या इस अजम्पशन का पालन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स पक्का कटेंगे, राइट। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन साइलेंट है ऑन रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, यानी कोई एसेट है जो रियलाइज हुआ कि नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि इट रियलाइज नथिंग, कि उससे कुछ रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन हमेशा याद रखना, जो भी, इवन तो मैं आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने बोल रहा हूँ अजम्पशन, लेकिन हमेशा एग्जाम में कोशिश करना कि जहां पे भी आप कोई भी अजम्पशन लगा रहे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट की खुद की बताई हुई अजम्पशन लगा रहे हो, चाहे अपनी खुद की कोई अजम्पशन लगा रहे हो, हमेशा सेफ साइड में रहने के लिए
आप अकाउंट्स पेपर में अजम्पशन जरूर लिख के आना। इंस्टीट्यूट कहता भी अपने इंस्ट्रक्शन में कि जहां पे भी अजम्पशन आप ले रहे हो वो अजम्पशन आपको लिख के आनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कभी कभी आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ जाते हैं। पहला, अगर कोई पार्टनर, या पार्टनर नहीं कहना चाहिए, अगर कोई एसेट को यूज करके हम कोई लाइबिलिटी सेटल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स फर्नीचर को टेक ओवर कर रहा है एज पेमेंट ऑफ इट्स डेट, तो इसकी ध्यान रखना, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। मतलब बहुत सिंपल बात बताता हूँ ध्यान में रखने के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई एसेट जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, कोई लाइबिलिटी आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, अब कोई उसमें से जो एसेट है हम दूसरी इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर रहे हैं, रियलाइजेशन वाली ही एसेट को हम रियलाइजेशन वाली ही लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती, ठीक है। अगली बात, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि रियलाइजेशन के जो खर्चे वो पार्टनर बियर कर रहा है, तो उसकी एंट्री, जैसे कि मैंने शायद पहले भी बोला था, उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको करने हैं, क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं ना, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। हाईली एक्सपेक्टेड है आपका कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, राइट। अगला टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने वेरी लगा लेना उतने अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफी फेवरेट भी रहता है इंस्टीट्यूट का, वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक जजमेंट का एप्लीकेशन करते हैं जिसको बोलते हैं गार्नर वर्सेस मरे। इसको पॉपुलरली गार्नर वर्सेस मरे रूल भी बोला जाता है। बेसिकली एक जजमेंट है, कोर्ट की जजमेंट है जो पूरी दुनिया में फॉलो होती है, जो लगती है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्या डेफिशिएंसी या शॉर्टेज ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर इज बॉर्न बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो अगर जहां पे कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी वजह से उसकी कोई डेफिशिएंसी या शॉर्टेज आ रहा है, मतलब हमने बोला था ना कि डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो पार्टनर को लेके आना है घर से, लेकिन वो घर से ला नहीं पा रहा, क्यों नहीं ला पा रहा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में वो जो डेफिशिएंसी है वो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करते हैं अपने कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में, ठीक है। और वो भी यहाँ पे वो वाले सॉल्वेंट पार्टनर्स डेफिशिएंसी बियर करते हैं जिनका खुद का क्रेडिट बैलेंस हो, जो जिनका खुद का दिवाला ना निकला हो, जिनकी खुद की कोई डेफिशिएंसी ना हो। बस समझ में आ रही? ठीक है। तो इस डेफिशिएंसी को बियर करने की एंट्री होती है रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगेन जैसे कि मैंने बोला, ये एग्रीड कैपिटल रेशियो में बियर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, एक सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री के लिए की जाती है बात, ये क्या किया जाता है, ये रियलाइजेशन लॉस जो है वो पार्टनर्स घर से कैश में लेके आते हैं, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे सारे ही सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लेके आएंगे, चाहे उनका क्रेडिट बैलेंस हो चाहे उनका डेबिट बैलेंस हो। डेफिशिएंसी सिर्फ वही इंसॉल्वेंट पार्टनर बियर करता है जिनका कैपिटल बैलेंस जिनका क्रेडिट बैलेंस हो, लेकिन रियलाइजेशन लॉस सारे ही सॉल्वेंट पार्टनर्स लेके आते हैं, चाहे उनका डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकली एक बात बस ध्यान रखना कि एक्चुअली में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि वो कैश लेके आते हैं, ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब यहां पे हमने जो कैपिटल रेशियो की बात करी, यहां पे कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है, तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, अगर फॉर्म में फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो यहां पे होता है रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल। वहीं अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो यहां पे हम कैपिटल का जो बैलेंस है, करंट अकाउंट नहीं, कैपिटल का जो बैलेंस है वो लेते हैं, और प्लस माइनस उसमें रिजर्व्स, प्रॉफिट्स या लॉसेस, इनका जो इफेक्ट है वो लेके जो बैलेंस आता है उसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो आपको गार्नर वर्सेस मरे रूल के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे स्टडी मटेरियल में भी मिलेंगे, और फाउंडेशन में तो खैर अभी नया आया है चैप्टर, लेकिन इंटर में आया करता था, ये चैप्टर इंटर में था, तो वहां पे ये बहुत पूछा गया है, गार्नर वर्सेस मरे रूल, ठीक है। चलो, अगला कॉन्सेप्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, राइट। यानी जहां पे सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, मानो 2 पार्टनर्स है टोटल, दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। ध्यान रखना भाई, अब आपके सिलेबस में जो है वो या तो इंसॉल्वेंसी ऑफ 1 पार्टनर है या इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स है। कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सर अगर 3 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या करना है,
वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो सब लीगल बात हो जाती है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो नहीं कवर करना। कोर्स में है सिर्फ एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी या सारे पार्टनर की इंसॉल्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स होते हैं, सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो हमें एक काम करना होता है, जो क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, बेसिकली जो आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं, हालांकि क्वेश्चन में आएगा तो क्रेडिटर ही आना चाहिए, आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है इसके ऊपर और वो क्रेडिटर ही है। तो जो क्रेडिटर होता है इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते। जनरली तो हमने सीखा था ना कि जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है सारी उठा के हमको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करनी है, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो आउटसाइड लाइबिलिटीज बेसिकली जैसे क्रेडिटर है, इसको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना होता, ये बात ध्यान रखनी है। इसको हम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका नाम होता है डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये एक नया अकाउंट है जो हमें यहाँ पे बनाना होता है, छोटा सा अकाउंट बनता है और टेम्परेरी अकाउंट होता है, खुलता है और फिर बंद भी हो जाता है। तो जैसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम क्रेडिटर्स वगैरह ट्रांसफर करते थे, अब हम यहाँ डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स ट्रांसफर करेंगे बुक वैल्यू पे। अब इसमें से जितनी भी पेमेंट हम कर पा रहे हैं, इसमें से जितनी भी पेमेंट कर पा रहे हैं वो तो हम यहाँ पे पे कर देंगे टू बैंक, ये हो गया अमाउंट पे। और जो अमाउंट अब नहीं पे कर पा रहे, मानो 10,000 रुपए थे के क्रेडिटर थे, उसमें से हमने 6,000 के क्रेडिटर्स पे कर दिए, तो बैलेंस 4,000 जो है वो हम बेसिकली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, वो आपको जरूर देख के जाना है। उस क्वेश्चन में मैं याद दिला देता हूं कि क्या हुआ था। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको दिखाई देता हूं। तो एक आपका क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये रहा, ठीक है। तो ये था आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स के ऊपर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इस पे, और आई एक्सपेक्ट अगर एग्जाम में आना होगा तो इसी वेराइटी का क्वेश्चन आएगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो एक बात का हमें क्या ध्यान रखना है, देखो मैंने काट के रखा हुआ है कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स को नहीं लेके जाना। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमने कैश अकाउंट बनाया था, और उस कैश अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर बचा था वो हमें निकाला था कि भाई कितने क्रेडिटर्स पे करे हैं, ठीक है। और फिर हमने डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया था जिसमें हम क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू लेके चले गए थे, और कैश अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर निकाला था उतना हमने अमाउंट पे करके यहाँ पे दिखा दिया था। फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता है हमको, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते तो उसमें बैलेंसिंग फिगर जो बचता है वो होता है डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस। इसको आप उठा के ट्रांसफर कर देते हो डेफिशिएंसी अकाउंट में, और इस प्रकार से फिर आपका डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज हो जाता है और आपका ये कॉन्सेप्चुअली अकाउंट ऐसे बनता है। समझ आ रही बात? तो क्रेडिटर्स वगैरह जो भी हैं वो रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएंगे, पहली बात। और इस सवाल में क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बताया था कि हमने क्रेडिटर्स को कितना पे करा, तो उसके लिए हमने कैश अकाउंट बनाया था और उसमें हमारा क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकला था, वो बेसिकली था कि कितना अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद फिर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस बचा था, बैलेंसिंग फिगर बचा था, वो था कि कितना डेफिशिएंसी एक्चुअली में जो अमाउंट नहीं पे किया क्रेडिटर को, उसमें से दोनों पार्टनर्स का कितना कितना शेयर है, कितना कितना जाएगा, हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाला था। तो इस क्वेश्चन को 100% करके जाना एक, क्योंकि मैंने बोला एक ही वैरायटी का, मतलब इस वैरायटी का यही क्वेश्चन है, तो इसको आपको 100% अपने हाथ से जरूर एक बार ट्राई करके जाना है अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। बात समझ आ गई? चलो, तो ये था डेफिशिएंसी अकाउंट का फंडा जहां पे सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट था ओमिशन ऑफ परचेज या एक्सपेंसेस, कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन कहता है कि कोई पुराने परचेज या कोई खर्चे हमने ओमिट कर दिए, तो यहां पे हमको क्या करना होता है देख लो। तो हमें सबसे पहले एंट्री करनी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, या जो भी खर्चा है दैट अकाउंट, ठीक है। बेसिकली लाइबिलिटी अपनी किताबों में लानी होती है और इसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के डेबिट करना होता है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर ये ट्रेड क्रेडिटर्स नॉर्मली आपका रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाता है, और उसके बाद फिर इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से पे भी कर देते हैं, बाकी फिर स्टेप आपका नॉर्मल हो जाता है, पर पहले आपको किताबों में लाना पड़ता है ट्रेड क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो जब क्रेडिटर्स को हम पे कर देते तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट एज यूजुअल, ठीक है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था, आई थिंक ये वाला ही क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 5 था, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 था। तो यहाँ पे देखो हम क्रेडिटर्स को लेके आए थे पहले किताबों में,
उसके बाद हमने क्रेडिटर्स को यहाँ पे नॉर्मली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, और क्वेश्चन ने शायद ऐसा कुछ बोला था कि 2% कम अमाउंट पे हमने पे करा उनको, तो उसको हमने यहाँ पे नॉर्मली पे करा था। ठीक है, आगे की कहानी एज यूजुअल होती है। उसके बाद फिर होता है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। तो जैसे कि मैंने बोला, वैसे क्या होता है, करेंट अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन in this case we transfer reserves, accumulated profits, losses, fictitious assets and revaluation profit or loss in current account। तो जनरली इंस्टीट्यूट क्या करता है, यहाँ पे पहले करंट अकाउंट में ही रिजर्व्स की एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो गए, लॉसेस हो गए, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, इसको पहले करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देता है, और उसके बाद जो करंट अकाउंट का बैलेंस बचता है उसको वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, हालांकि मेरे से अगर आप पूछेंगे तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि करंट अकाउंट का जो गिवन बैलेंस है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और सारे प्रॉफिट्स, रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख दिया, मुझे यहाँ रियलाइजेशन लिखना था। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है, फ्लो में मैंने बोल भी दिया, लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन प्रॉफिट की बात हो रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो एनीवे, आप चाहो तो ये प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं उनको पहले, इनको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, और करंट अकाउंट का बैलेंस सीधा उठा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप दोनों में से कुछ भी करोगे, आपका फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा, फाइनल आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, हालांकि क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर्स में ये काम कर रखा है जो मैंने फर्स्ट पैरा पे लिखा, इसलिए मेरा फर्स्ट था मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऐसा करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद फिर जो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था यहाँ पे, बस जो लास्ट मेन पार्ट था वो था पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इवन अगर आप आरटीपी देखेंगे, आरटीपी में भी क्वेश्चन आ रखा है, इफ आई एम नॉट आउट एमटीपी में भी एक कोई मॉक टेस्ट पेपर में भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है काफी बार, इवन इंटर लेवल पे भी इंस्टीट्यूट ये पूछा करता था, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन तब होता है जब हमारे क्वेश्चन में जो एसेट्स की रियलाइजेशन हो रही होती है वो टुकड़ों टुकड़ों में हो रही होती है, इंस्टॉलमेंट्स में हो रही होती है। तो यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझना हो जाता है कि जब टुकड़ों टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट आ रही है तो हमें किस प्रकार से उन इंस्टॉलमेंट्स को यूज करके बंटवारा करना है, किसको कितना मिलेगा। समझ आ रही है? इसके लिए हमारे दो मेथड्स होते हैं, एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड, दूसरा होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड में, अब इसमें याद रखना आपको, इसमें आपको क्वेश्चन जरूर रेफर करने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई ऐसा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा सकता, ये विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ही कवर होता है। बट मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या करते हैं, दोनों भी मेथड में एक चीज कॉमन है, दोनों भी मेथड में एक चीज कॉमन है, क्या? आपको पहले फर्स्ट नंबर पे पहले अपने सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज खत्म करना है, और क्वेश्चन की जो वैरायटी होती है उसमें एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। फिर दूसरे नंबर पे आपको पार्टनर का अगर लोन है वो खत्म करना है। अगेन इस क्वेश्चन की वैरायटी में एक ही कोई पार्टनर का लोन होता है। तो दोनों भी मेथड में पहला ये काम तो कॉमन है ना? और ये वही सेक्शन 48 में जो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन होता है ऑफ एसेट, कि किस ऑर्डर में आपको एसेट को पे करना है, मतलब कैश को पे करना है, तो अपनी लाइबिलिटीज को पे करना है। तो पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स वगैरह हो गए उनको पे कर देंगे, दूसरे नंबर पे पार्टनर का लोन पे कर देंगे। यहां तक दोनों भी मेथड सेम चलेगा। दोनों मेथड में डिफरेंस आ जाता है जब हम पार्टनर्स के कैपिटल को पे करने की बारी आती है, उसको कैसे पे करते हैं, कि भाई मानो तीसरे इंस्टॉलमेंट में हमको यूज करके हमें पार्टनर का कैपिटल पे करना है, तो उस तीसरे इंस्टॉलमेंट में से कितना किस पार्टनर को पे किया जाएगा, अगले चौथे इंस्टॉलमेंट से हमें कैपिटल का पैसा रीपे करना है, तो उस चौथे इंस्टॉलमेंट में से कितना पैसा किस पार्टनर को रीपे किया जाएगा, ये निकालने के लिए दोनों मेथड्स अलग अलग निकाले हैं, यह बताए गए। बात समझ में आ गई? पहली बात क्लियर हो गई। तो मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या करते हैं, जो भी ईच इंस्टॉलमेंट रिलाइज, जो भी इंस्टॉलमेंट आती है उसको हम ऐसा मन में सोचते हैं कि ये फाइनल पेमेंट है, कि इसके बाद अब कुछ और इंस्टॉलमेंट मिलेगी नहीं। अकॉर्डिंगली फिर हम एक लॉस निकाल लेते हैं कि भाई अगर यही लास्ट पेमेंट होगी, यही लास्ट हमारी रियलाइजेशन होगी, तो हमारा लॉस कितना होगा। बात समझ आ रही? तो and balance assets and claims are considered worthless, that it is assumed that balance assets will realize nothing। वही मतलब जितना रियलाइज हो गया रियलाइजेशन में इंस्टॉलमेंट में उतना आ गया, आगे कुछ पैसा नहीं आएगा, यह मानते हैं। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन पीएसआर इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी, कैपिटल रेशियो इज यूज्ड टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी अप्लाइंग द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। यानी कि मैक्सिमम लॉस को हम पहले क्या करते हैं, जो निकाला हमने कि भाई अगर लास्ट रियलाइजेशन है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है,
तो कितना लॉस हो जाएगा पार्टनर्स को, वो हम पार्टनर्स के शेयर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम बैलेंस निकालते हैं, उस बैलेंस में अगर किसी पार्टनर का बैलेंस नेगेटिव आता है तो उसको हम जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट पार्टनर ट्रीट करते हैं, और गार्नर वर्सेस मरे का रूल लगा के हम लोग उसको कैपिटल रेशियो में एडजस्ट करते हैं। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल नेट इफेक्ट आता है या नेट बैलेंस आता है, वो निकलता है कि कितना अमाउंट किस पार्टनर को पे किया जाएगा। ठीक है, तो इस पे मेरे ख्याल से देखो जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 था, है ना, तो इसमें देखो क्या क्या था, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार क्विकली, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व कर रहे, क्वेश्चन तो मैं अपनी डिटेल लेक्चर में कर चुका हूं। इसमें अलग अलग रियलाइजेशन में, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में एसेट्स रियलाइज हुए थे, आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स थे, एक पार्टनर ए का लोन था और बाकी पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस था। तो फर्स्ट रियलाइजेशन जो हुआ था उसमें बस एक बात का और ध्यान रखना है हमको, कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस है, वो भी हमको कंसिडर करना है ना, और अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंस है वो हमें माइनस करना है। तो ओपनिंग बैलेंस कैश का हमको लेना है और रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो माइनस कर देना है पहले ही, ठीक है, उसको हमें पहले ही खत्म कर देना है। उसके बाद जो बैलेंस बचा उससे हमें सेटल करना शुरू करना है। तो जैसे 1000 रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने पहले क्रेडिटर्स को पे करा, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया 3000 रुपए का, उसमें से बैलेंस क्रेडिटर्स पे करे, और उसके बाद क्रेडिटर्स की जब लाइबिलिटी खत्म हो गई तो हम अपने पार्टनर ए का लोन पे करा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 3900 रुपीज आए, उसमें से 3000 रुपए का पार्टनर का जो लोन का बैलेंस है वो पे करा, और उसके बाद 900 रुपए जो बच गए वो पार्टनर्स के बीच में बटेंगे, ए बी सी 3 पार्टनर्स के बीच में। अब ये 900 रुपए कैसे बटेंगे, इसके लिए अब हमने मैक्सिमम लॉस मेथड यूज करना है या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड यूज करना है, जो भी है, समझ आ रही। अच्छा, इसी प्रकार से चौथे इंस्टॉलमेंट में 6000 रुपए मिले, तो इसमें से पूरा ही 6000 रुपए पार्टनर्स में बटना है, तो अगेन फिर हमें चेक करना है कि तीनों पार्टनर्स में कितना कितना बटेगा, एंड सो ऑन। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट भी सेम। अब इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल में कितना कितना बटेगा ये हमें कैसे चेक करना है। पहले हमने देख लिया कि इंडिविजुअली तीनों पार्टनर का कितना कितना बैलेंस है, ए बी का सी का, ए का 15, बी का 18, सी का 19, तो टोटल कैपिटल का बैलेंस है 42। फिर पहली इंस्टॉलमेंट आई थी 900 रुपए की, थर्ड इंस्टॉलमेंट थी रादर 900 रुपए की, ये वाली जो 900 रुपए थे बैलेंस। तो इस 900 रुपए में हमने देखा कि अगर ये 900 रुपए ही फाइनल इंस्टॉलमेंट है, इस 900 के बाद और कुछ पैसा रियलाइज नहीं होगा, तो मैक्सिमम लॉस कितना बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो 42,000 का उनका कैपिटल है, लेकिन उसमें से उनको 900 रुपए ही मिलेगा, तो 41,100 उनका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या हुआ, हमने एडजस्टेड अमाउंट, मतलब प्लस माइनस करके हमने एक नेट इफेक्ट पहले निकाला कि कितना आया, तो यहां प्लस 900 आ गया, ठीक है, यहां माइनस 1440 आ गया, यहां प्लस 1560 आ गया, यहां 780 आ गया प्लस। तो ये जो माइनस 1440 आया एक पार्टनर का, इसको हम डेफिशिएंसी मानेंगे और गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई करके इसको कैपिटल रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो इसका प्लस 1440 हो गया, और यहां माइनस 960 माइनस 480, ये हमने बेसिकली गार्नर वर्सेस मरे रूल लगा के कैपिटल रेशियो में एडजस्ट करा। अब ये सब कर आने के बाद जो देखो हरे रंग से मैंने कलर कर रखा है, ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है कि हाँ ये 900 रुपए कैसे बटेगा, ए को कुछ नहीं मिलेगा, बी को 600 मिलेगा, सी को 300 मिलेगा, और ये फिर हम प्रोसीजर आगे बढ़ाते चलेंगे, ये आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर हम देखते हैं, फाइनली चेक करते हैं कि भाई टोटल कैपिटल बैलेंस में से कितना हम लोग टोटल पे कर पाए। बैलेंस होता है रियलाइजेशन लॉस, जो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस बच जाता है पार्टनर्स का, वो रियलाइजेशन लॉस का ही बढ़ जाता है, ठीक है। और मैंने अपनी डिटेल लेक्चर में इसको वेरिफिकेशन करके भी बताया था, पूरा मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना के आपको वेरीफाई भी करवाया था। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी बोला जाता है। तो यहां पे भी पहला पार्ट तो सेम है, जहां पे हम पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे करेंगे और पार्टनर का लोन पे करेंगे। उसके बाद कैपिटल का जब बैलेंस पे करने का टाइम आएगा तो आपको क्या करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस पार्टनर का हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल है, यानी कितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल हाईएस्ट वाला है, हुज कैपिटल इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज पेड फर्स्ट। इस पर्पस के लिए हम पार्टनर का जिसका लोएस्ट पर यूनिट कैपिटल आता है उसको बेस लेके करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तो देखो जैसे एग्जांपल से लेते हैं, मतलब इस क्वेश्चन से, इस पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। तो इसमें क्या किया हमने, पहले तो वही कैश अवेलेबल देखा 5400 रुपीज, क्रेडिटर्स को पहले पे कर दिया पूरा, देखो ये यहाँ पे, और पार्टनर का लोन पे कर दिया,
पार्टनर का लोन पे कर दिया। तो देखो पार्टनर के लोन पे करने तक तो मैं सेम रखता हूं, मतलब यहां तक ये आ गया, पार्टनर का लोन पे करने तक तो सेम कहानी चलेगी। अब आगे की इंस्टॉलमेंट्स जो है, जैसे ये 80,000 प्लस 1400, इसमें कैसे कैसे बंटवारा होगा, या फॉर दैट मैटर ये 60,000 रुपए है, इसका बंटवारा कैसे होगा, ये हमको यहाँ पे निकालना होता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पार्टनर्स के तीनों के कैपिटल लिखने हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना है। तो ए का 76 है, बी का 48,000 है, सी का 36,000 है, 2:2:1 का रेशियो। फिर हम निकालते हैं कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर, जिसके लिए हमने जो ऊपर कैपिटल लिखी और जो नीचे प्रॉफिट शेयर निकला उसको कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयर। तो 76,000 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 38,000, 48,000 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 24,000, 36,000 डिवाइडेड बाय 1 ये आ गया 36,000। इसमें से जो लोएस्ट होता है, जैसे यह 24,000 पर यूनिट का जो कैपिटल आया ये लोएस्ट है, इसको हम लोग बेस ले लेते हैं और इसको बेस लेके हम फिर से इस बेस कैपिटल को यूज करके हम कैपिटल को वापस बांटते हैं। तो हम कहते हैं अगर 24,000 का बेस में लेके चलूं तो ए का कैपिटल 24,000 इंटू 2 48,000 होना चाहिए, बी का तो चलो 48 ही आएगा, और सी का 24,000 इंटू 1 24,000 होना चाहिए, राइट। तो इससे हमारे पास एक्सेस कैपिटल आ जाता है, एक का 28, दूसरे का 12। तो ये तो जीरो हो गया, जिस पार्टनर का बेस लेके गया वो जीरो हो गया, बाकी दो पार्टनर का फिर से कुछ एक्सेस कैपिटल आया। फिर हम इस स्टेप को रिपीट करते हैं, अब हम इन दो पार्टनर्स का जिनका एक्सेस कैपिटल आ रहा है उसको रिपीट करते हैं। तो इनका हम वापस से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते हैं कि इसका 2 है, इसका 1 है। फिर से हम पर यूनिट कैपिटल निकालते हैं, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 2 14,000 आया, इसका 12,000 डिवाइडेड 1 12,000 आया। फिर से दोनों में से जो लोएस्ट आता है वो हम लोग बेस ले लेते हैं और कैपिटल को बांट देते हैं दोबारा से। ठीक है, तो 12,000 के कैपिटल को अगर मैं बेस दे दूं ले लूं तो ए का 12,000 इंटू 2 24,000 आ जाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और बी का तो सी का तो ऑब्वियसली 12 ही आएगा। फिर हमारा निकल के आ जाता है एक्सेस कैपिटल। तो अब देखो एक ही पार्टनर का एक्सेस कैपिटल बचा, बी और सी का खत्म हो गया। अब इसी हम सीक्वेंस में इसको बेसिकली नंबरिंग दे देते। तो हम कहते हैं देखो पहले 4,000 रुपए जो हैं, क्योंकि लास्ट में ए का एक्सेस कैपिटल बचा 4,000 रुपए का, तो पहले 4,000 रुपए सिर्फ बी को दिए जाएंगे। अगले 36,000 रुपए, अभी 36,000 रुपए कैसे आया देखो, ये जो एक्सेस कैपिटल आया था कहां गया, ये जो प्रोपोर्शनल कैपिटल आया था 24 और 12, 24 और 12। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आया था, ये अगले 36,000 रुपए जो हैं हम लोग ए और सी में बांटेंगे उनके रेशियो में 2:1 में। और फिर बियॉन्ड 40,000, मतलब 4,000 यहां हो गए, 36,000 यहां हो गए, तो 40,000 के बाद जो भी पैसा रियलाइज होगा वो सारे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो बेसिकली हमने एक सीक्वेंस बना ली कि फर्स्ट 4,000 सिर्फ ए को मिलना है, अगले जो 36,000 रुपए 4,000 के बाद जो आएंगे वो ए और सी को मिलने हैं 2:1 में, और तीसरे नंबर पे जो उसके बाद बेसिकली 40,000 रुपए पूरे होने के बाद जो उसके बाद जो भी पैसा रियलाइज होगा वो तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एज आई सेड आपको क्वेश्चन जरूर से हाथ से करके जाना है, हाईली एक्सपेक्टेड होता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो बस ये था बेसिकली इस चैप्टर में बच्चों। तो ये बस एक क्विक कॉन्सेप्चुअल रिविजन थी। ऑफ कोर्स उन्हीं बच्चों को ये रिवीजन हेल्पफुल लगेगी जो जिन बच्चों ने ये चैप्टर एक बार ढंग से खुद पढ़ रखा हो, क्वेश्चंस खुद से कर रखे हो, उन्हीं के लिए ये बेसिकली रिवीजन हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। आप डिटेल लेक्चर मेरे ही देख सकते हैं, अगर आपको लगता है मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं आपको तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर का लिंक छोड़ दिया। बाकी अगर ये रिवीजन वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है CA_Shailen, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से जो भी आपकी मदद कर सकूंगा वो आपकी डेफिनेटली करूंगा। बाकी कोई डाउट वगैरह रहेगा चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।